करने वाले हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। आप इस वीडियो को 1.5 स्पीड पे करके देख सकते हैं। हम लोग आज समझेंगे। हम लोग फ्रांस की क्रांति खत्म कर चुके हैं, तो फ्रांस की क्रांति के बाद अगला चैप्टर जो है उसमें रूसी क्रांति पढ़ना है हमको। लेकिन रूसी क्रांति पढ़ने से पहले हम लोग यूरोप में समाजवाद देखेंगे कि यूरोप में समाजवाद आया कैसे, समाजवाद होता क्या है। हम लोग जान पाए हैं कि पूर्व में हम लोग का समाज कैसा था। तो फ्रांस की क्रांति में हम लोग फ्रांस में देखे कि समाज जो है वहाँ पे स्टेट वाइज बटा हुआ था। राजा जो होते थे वो कैसे होते थे, निरंकुश होते थे। और यूरोप का जो अधिकतर देश है वहाँ के जो लोग हैं वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे। तो पूर्व के समाज में हम लोग देखे कि समाज जो है श्रेणियों में बटा हुआ था। और इसी समय इंग्लैंड में 18वीं सदी में, कब, 18वीं शताब्दी, एक क्रांति होता है जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। और ये अच्छा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुआ। ये औद्योगिक क्रांति जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया यूरोप का। जैसे सबसे पहले क्या होता था, घरेलू पद्धति से काम होते थे। घरेलू पद्धति, घरेलू पद्धति का जो है इसको ले लिया गया कारखाना पद्धति। मतलब जो काम घरेलू पद्धति से होता था उसको अब कारखाना में बनाया जाने लगा। जैसे पहले लोहा का उतना ज़्यादा काम नहीं होता था, लोहा आदमी लोग ढोते थे। उसके बाद जैसे ही ये औद्योगिक क्रांति हुआ, इंडस्ट्रीज इतना बनने लगे कि उसके बाद हम देख पाए कि अब आदमी को लोहा ढोता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, चलने वाला गाड़ी वगैरह। तो घरेलू पद्धति को कारखाना पद्धति ने ले लिया। और कृषक मजदूर जो थे, जो सिर्फ खेतों में काम करते थे, वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, तो वो लोग फैक्ट्री में। मतलब कृषक मजदूरों को फैक्ट्री ने ले लिया। और इसके बाद एक नया वर्ग उभर के आया जिसको बोला गया मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, इसी का नाम रखा गया बुर्जुआ वर्ग। हम लोग देखे थे फ्रांस की क्रांति में भी इसको। और यहां से एक शब्द आया जिसका नाम है पूंजीवाद। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। अब ये कैपिटलिज्म क्या था, तो किसी भी उत्पादन, कोई भी चीज अगर उत्पादन हो रहा है तो उसके वितरण और साधन पर किसका हक होगा, तो पूंजीवादी लोगों का हक होगा। जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास पैसा है, उन्हीं लोगों का किस पे हक होगा, तो जो भी उत्पादन हो रहा है उसके साधन पे और वितरण पे सिर्फ पूंजीवादी लोगों का हक होगा। इसीलिए देखा गया कि औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड जो है वो अधिकतर कंट्री पे अपना राज्य स्थापित किया, क्योंकि उसके पास पूंजी की कमी नहीं थी, है ना। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि समाज में लोगों का कैसा माइंडसेट था, समाज के लोग कैसे थे। तो समाज के लोगों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग रूढ़िवादी लोगों को देखते हैं। रूढ़िवादी मतलब होता है कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, तो वही जो पुरानी परंपरा से चलते आए हों, पुरानी परंपरा से चलते हों, और वो कोई चेंज नहीं चाहते हैं। जो लोग पुरानी परंपरा को मानने वाले हैं और जो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे अपने बूढ़ बुजुर्ग को, वो किसी तरह का बदलाव पसंद नहीं करते हैं। जो उनका पहले से चला आ रहा है वही उनका आगे भी होना चाहिए। तो ये पुराने माइंडसेट वाले जो लोग हैं, ये अच्छा भी है, लेकिन समय के साथ थोड़ा परिवर्तन जरूरी है। तो रूढ़िवादी लोग जो हैं वो कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं। और इनके बाद नए सोच वाले लोग आते हैं, हल्का उदारवादी। उदारवादी लोग जो हैं इनका कहना है कि हल्का परिवर्तन कर सकते हो, मतलब थोड़ा चेंज कर सकते हैं, पूरा चेंज ये भी नहीं चाहते हैं।
उदारवादी लोग जो है वह हल्का चेंज चाहेंगे, हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन पूरा चेंज आप नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ सती प्रथा था। कंजर्वेटिव लोग को सती प्रथा अच्छा लगेगा, लेकिन लिबरल लोग जो आए, जो आज के ज़माने के लोग आए, उनको लगा कि सती प्रथा ठीक नहीं है, तो उस पे आज भी डिबेट होता है कि वो गलत था। लेकिन कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो चेंजेस चाहते ही नहीं थे। उदारवादी लोग हल्का चेंज चाहेंगे। और इसके बाद आते हैं रेडिकल। रेडिकल जिनको कहते हैं आमूल परिवर्तन, ये तीव्र परिवर्तन चाहते हैं और कंप्लीट चेंज इनको चाहिए, कंप्लीट चेंज। जैसे फ्रांस की क्रांति में हम लोग देखें कि रॉबस्पियर जो है वो कंप्लीट चेंज चाहा, और सबसे पहले वहाँ से फ्रांस से किसको हटाया? राजा को हटाया। तो ये रॉबस्पियर जो है वो किस में आएगा? रॉबस्पियर आएगा रेडिकल लोगों में। और हम लोग देखे थे कि लास्ट में जो फ्रांस की क्रांति में लोग आए वो रेडिकल लोग ही आए, जो पूरी तरह से उसको परिवर्तित कर दिया। अब उदारवादी लोग जो होते थे, इनका कहना था कि सभी धर्म को बराबर सम्मान मिले। उदारवादी लोग का कहना था सभी धर्म जो है उनका सम्मान बराबर हो, सभी धर्मों का सम्मान बराबर हो। और ये सार्वभौमिक मताधिकार नहीं चाहते थे। इनका उदारवादी लोगों का मतलब था कि ये सार्वभौमिक मताधिकार नहीं चाहते थे, और रेडिकल लोग जो हैं ये पूरा चेंज चाहते थे कि सबको मिले। ये उदारवादी लोग थोड़ा सा मध्यम वर्ग की तरफ झुके हुए थे, और अमूल रेडिकल लोग जो होते थे वो लोकतंत्र चाहते थे। इनका एक ही मुद्दा था कि राजतंत्र ना हो, सिर्फ क्या आ जाए? लोकतंत्र आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए। तो इस तरह के इस तीन माइंडसेट वाले लोग यूरोप, अन्य देशों में भी, भारत में भी रहते थे ऐसे लोग। अब इसके बाद यहाँ पे पूंजीवाद आता है। अभी हम लोग देखें कि जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गया, औद्योगिक क्रांति कब स्टार्ट हुआ? 18th सेंचुरी में। और औद्योगिक क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। जो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? पूंजीवाद का मतलब क्या हो जाएगा? उत्पादन के उत्पादन के वितरण एवं साधन पर किनका हक होना चाहिए? पूंजीवादी लोगों का हक होना चाहिए। पूंजीवादी लोगों का हक हो। कोई भी चीज़ अगर आपके देश में उत्पादित हो रहा है और उसका वितरण करना है, तो ये मतलब पूरा कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? देश का कंट्रोल अगर पूंजीवादी लोगों के पास है, अमीर लोगों के पास है, तो वैसा देश जो है वो पूंजीवादी देश कहलाता है। जैसे अभी यूएसए को आप देख लीजिए, यूएसए कैसा देश है? पूंजीवादी देश है। अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, समाजवाद। थोड़ा समाजवाद को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग का टॉपिक मेन यही है कि समाजवाद होता क्या है। तो पूंजीवाद को अगर अभी हम लोग देखें कि पूंजीवाद में उत्पादन के साधन एवं वितरण पे किसका हक होता था? तो पूंजीवादी लोगों का हक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर उत्पादन एवं वितरण उत्पादन एवं वितरण पर किसका अधिकार हो जाए? समाज का अधिकार हो जाए। यानी उत्पादन के वितरण और साधन पर, उत्पादन के वितरण और साधन पर किसका हक हो जाए? समाज का हक हो जाए। यहाँ पे पूंजीवादियों का हक होगा तो वो पूंजीवादी कहलाएगा, लेकिन अगर समाज का हक होता है तो ये क्या कहलाएगा? समाजवाद कहलाएगा। मतलब आपके देश को अगर समाज के लोग चला रहे हैं तो वो समाजवादी देश कहलाएगा। और ये समाज का पुनर्गठन चाहते थे, दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाले लोग थे। इनका कहना था कि उत्पादन सिर्फ निजी लाभ के लिए न हो। उत्पादन जो है, किसी भी चीज़ का उत्पादन अगर आपके देश में हो रहा है तो वो निजी लाभ के लिए ना हो। निजी लाभ ना होकर के क्या होना चाहिए? उसका सामाजिक लाभ हो। निजी लाभ ना होकर क्या होना चाहिए? सामाजिक लाभ हो।
यानी उत्पादन जो भी होगा हमारे देश में, उसका लाभ निजी ना होकर सामाजिक होना चाहिए। सरकार के नियंत्रण में सब कुछ रहे। सरकार के नियंत्रण में सब कुछ रहे, मतलब जितने भी हमारे देश में संस्थाएं हैं या कुछ भी है, वो सब पे किसका नियंत्रण होना चाहिए? तो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकता है, कोई भी प्राइवेट प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है, कोई प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलेगी, प्राइवेट बैंक नहीं होगा। सारा कुछ क्या होना चाहिए? सरकारी होना चाहिए। तो समाजवाद में लोग चाहते थे कि सारा कुछ क्या हो? सरकारी हो, और निजी संपत्ति किसी के पास ना हो। मतलब निजी संपत्ति की जगह पे क्या होना चाहिए? निजी संपत्ति किसी के पास ना हो, और ये सब संपत्ति क्या हो जाना चाहिए? सार्वजनिक संपत्ति हो जाए। निजी संपत्ति ना होकर क्या हो जाए? ये सार्वजनिक संपत्ति हो जाए, और प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार मिले। अमीर गरीब क्या होता है कुछ पता ही नहीं चले, क्योंकि सारा संपत्ति जो है वो निजी न रह के क्या हो जाएगा? सार्वजनिक हो जाएगा। तो पता ही नहीं चलेगा कौन अमीर है कौन गरीब है। तो इसीलिए सब कुछ सरकारी होना चाहिए, निजी संपत्ति आदमी नहीं रखे, अमीर गरीब का फर्क नहीं हो, कोई वर्ग ही नहीं हो, और पूंजीवाद का नाश हो। समाजवाद का मेन कहना था कि ये जो पूंजीवाद आया है इसका क्या करना है? नाश करना है। अब समाजवाद में लोग इतना चाह रहे थे, ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दो तरह के लोग हुए यूरोप में इस समय। दो तरह के लोग उभर के आए, दो तरह के सोच वाले। एक हो गए दृष्टि आदर्शवादी, और एक हो गए दृष्टि व्यवहारवादी। आदर्शवादी का मतलब होता है कि इस तरह का सोच बताना कि जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा हो, निगेटिव कुछ हो ही नहीं। तो इस तरह के सोच वाले को हम लोग आदर्शवादी बोलते हैं, और ऐसे सोच को यूटोपियन बोलते हैं। वैसा सोच रखना जो वास्तविक जीवन में संभव ना हो, वैसे सोच को क्या बोलेंगे हम लोग? यूटोपियन, जिसको स्वप्नदर्शी बोलते हैं। सोच अपना सिर्फ ड्रीम में देख रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? स्वप्नदर्शी, यूटोपियन। और वैसा वैसे लोग जो समाजवाद के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, और उसको एक वैज्ञानिक समाजवाद की ओर लेके जा रहे थे। यानी ये दृष्टि व्यवहारिक थे। कहने का मतलब है कि ये इनका जो थॉट था उसको व्यवहार में लाया जा सकता था, लेकिन कुछ जो थे उनको उनका सोच आदर्शवादी था, उसको व्यवहार में हम नहीं ला पाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी में कौन कौन लोग आए? तो यूटोपियन समाजवादी में फ्रांस के चिंतक थे जिनका नाम था चार्ल्स फॉरियर। फ्रांस के चिंतक थे जिनका नाम था चार्ल्स फॉरियर। इसके बाद एक आएंगे सेंट साइमन, सेंट साइमन। इसके बाद आएंगे लुई ब्ला। और इसके बाद एक आएंगे रॉबर्ट ओवन। ये कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के थे। अब इन्होंने देखिए, ये जितने भी हम लोग फिलोसफर को लिए हैं, दार्शनिक को लिए हैं, चिंतक को लिए हैं, ये सब कैसे थे? यूटोपियन थे। यानी इनका जो थॉट था वो सिर्फ दृष्टि आदर्शवादी था, ये थॉट कभी व्यवहारिक रूप में आया ही नहीं। इसीलिए इनको यूटोपियन समाजवादी बोलते हैं, कि समाज के बारे में ये कुछ कुछ बातें बताया। जैसे इनका कहना था कि समाज में पूंजीवादी लोग जो हैं उनका एक बार हृदय परिवर्तन होगा, और वो अपने सारे संपत्ति को सरकार को दे देंगे, और उसके बाद सरकार जो है वहां से वर्ग विहीन कर देगा उस समाज को। तो ये यूटोपियन समाजवादी का ही हिस्सा है। अब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूंजीवादी लोग जो हैं, पैसे वाले लोग जो हैं, वो अपना पैसा सरकार को दे दें और कहें कि नहीं हम लोग के पास पैसा नहीं रहेगा, हम लोग सब एक जैसे रहेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो जो पॉसिबल नहीं है वैसे लोगों को ही क्या बोला गया? यूटोपियन समाजवादी। अब इसमें एक रॉबर्ट ओवन आते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं? तो श्रमिकों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं।
इसने स्कॉटलैंड और अमेरिका दो जगह देखा, स्कॉटलैंड और अमेरिका, ये दो जगह इन्होंने श्रमिकों को रखा। किसको रखा? श्रमिकों को रखा। और श्रमिकों को रखने के बाद इन्होंने स्कॉटलैंड में जो है यहाँ के श्रमिकों से 6 घंटे काम करवाया, यहाँ के श्रमिकों से भी 6 घंटे काम करवाया। अंतर ये रखा कि यहाँ जो काम करवाया, यहाँ 6 घंटे नहीं, यहाँ 9 घंटे काम करवाया, यानी यूएसए से 3 घंटा ज़्यादा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या रखा कि यहाँ ज़बरदस्ती काम करवाया गया। इनके फ़ी जो हैं वो क्या किया गया? कम किया गया। पैसा कम दिया जा रहा था और ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था। लेकिन यहाँ यूएसए में क्या किया गया कि इनसे 6 घंटा काम लिया गया और इनको जितना पगार देना चाहिए उतना फ़ी, पगार, वैगेज दिया गया। और भी तरह तरह के प्रोत्साहन इनको दिया जाता था। तो देखा गया कि ये मात्र 6 घंटा काम कर रहे हैं और ये 9 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो हो रहा है ये इनका हाई हो जा रहा है और इनका लो हो जा रहा है। इससे आप क्या समझ पाए? इससे हम ये समझ पाए कि जब श्रमिक संतुष्ट होंगे तो उनसे आप कम देर भी काम करवाइएगा तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा देंगे, और जो श्रमिक संतुष्ट नहीं होंगे वो प्रोडक्ट उतना नहीं दे पाएंगे। और इन्होंने एक बात बोला कि श्रमिक यानी संतुष्ट श्रमिक, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। यानी जो श्रमिक संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, वही वास्तविक श्रमिक होगा और वही आपका काम करेगा। सेंट साइमन के बारे में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मिलकर प्रकृति का दोहन करो और प्रत्येक लोग क्षमता के अनुसार काम करो। अब इनका कहना था कि सब लोग जो है, जितना आपके पास ताकत है उतना ताकत लगा के प्रकृति का दोहन कीजिए, मतलब जितना आप प्रकृति से ले सकते हैं लीजिए, और प्रत्येक लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम कीजिए। लुई ब्ला जो थे ये आर्थिक सुधार के बारे में बात किए थे कि आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार जरूरी है। लुई ब्ला जो थे वो उन्होंने बोला कि आर्थिक सुधार करना है, मतलब अपने आप को आर्थिक मजबूत बनाना है। जो गरीब लोग हैं वो अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले राजनीतिक सुधार करना होगा। और राजनीतिक सुधार में क्या करना होगा? पूंजीवादी लोगों को हटा के, यानी निरंकुश राजा को हटा के आपको क्या करना होगा? आपको लाना होगा गणतंत्र। तो इस तरह के इनके पास थॉट्स थे, लेकिन ये कभी फॉलो अप नहीं हो पाए, जिनकी वजह से इन सभी दार्शनिकों को दृष्टि आदर्शवादी की श्रेणी में रखा गया, यानी इनको यूटोपियन बोला गया। अब इसके बाद एक दार्शनिक आते हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, और उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद बोला गया, यानी ये दृष्टि व्यवहारवादी थे। इनका जो थॉट था ये रूस जैसे देश पे अप्लाई हुआ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि व्यवहारवादी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कार्ल मार्क्स के बारे में। इनको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद मतलब साइंटिफिक या साइंटिफिक सोशलिज्म। अब इसको समझने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 5 मई 1818 को हुआ और 14 मार्च 1883 को ये मर गए। अगर इनके जीवन काल को देखा जाए तो ये करीब 65 साल तक जिंदा रहे। इनकी आयु कितनी साल रही? 65 साल। 65 साल की आयु में ये मर गए। अब ये क्या थे? तो ये फिलोसफर थे, सोशल थ्योरिस्ट थे और इकोनॉमिक्स्ट भी थे। इनका एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था। इन्होंने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाया था। ये अपने एक दोस्त थे इनके, जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। इनके साथ इन्होंने पेरिस में एक क्या लाया था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
1818 में, देखिए, विथ फ्रेडरिक एंगल्स इनके साथ। और ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाया था, इसको आधुनिक समाजवाद बोला गया। आधुनिक समाजवाद का जनक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बोला गया। ये क्या था? आधुनिक समाजवाद का जनक। इन्होंने लेसेस फेयर की लेसेस फेयर इकोनॉमिक्स पर एक अपनी बुक लिखी, जिसका नाम लिखा दास कैपिटल 1867 में। और इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थियरी दिया। अब ये सब के बारे में हम लोग अभी डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका ये पढ़ लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 5 मई 1818 को। और इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। क्या दिया? वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग एक दिन, वर्ग संघर्ष का मतलब ये हुआ इनका कि पूंजीपति लोग जो हैं और श्रमिक वर्ग जो है, दो वर्ग है यानी अमीर और गरीब, तो ये एक दिन संघर्ष करेंगे और संघर्ष में श्रमिक वर्ग जीतेगा। और ये संघर्ष जो होगा बिना एक बूंद खून बहाए होगा। और एक दिन श्रमिक वर्ग जीतेगा और श्रमिक वर्ग का ही कोई आदमी, कोई किसान उस देश का राजा बनेगा, उस देश का हेड बनेगा। ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था कि वर्ग संघर्ष होगा, अमीर गरीब एक बार लड़ेंगे, और लड़ेंगे इस टाइप से लड़ेंगे कि इसमें एक बूंद खून भी नहीं बहेगा। इस टाइप का बात करते थे कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म हम लोग अभी देख पाए 5 मई 1818 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जन्म स्थान पूछता है, बिहार दरोगा हो या कोई भी एग्जाम हो। तो इनका जो जन्म है वो जर्मनी में एक ट्रियर नगर है, ट्रियर नगर। यहाँ पे राइन प्रांत है, राइन प्रांत। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ। जर्मनी के कौन से नगर में? ट्रियर नगर में। और यहाँ का एक राइन प्रांत है। राइन क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी जब पढ़ेंगे तब 10th क्लास में। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क था। इनके पिता जो थे वो कौन थे? हेनरिक मार्क्स थे। और ये क्या थे? वकील। ये यहूदी परिवार से आते थे। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। कार्ल मार्क्स की जो शादी हुई, कार्ल मार्क्स, इसकी शादी जेनी नाम की लड़की से हुई जो इनकी बचपन की फ्रेंड थी। इनकी शादी जेनी से हुई। और ये कार्ल मार्क्स जो थे ये मॉन्टेस्क्यू और हीगल दो दार्शनिक थे, इनसे ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन मॉन्टेस्क्यू से कम और हीगल से ज़्यादा प्रभावित थे। हीगल, अब हीगल के बारे में हल्का समझ लेते हैं कि हीगल से ये प्रभावित क्यों थे। हीगल क्या सोच दिए थे? तो देखिए, हीगल जो थे ये जर्मन दार्शनिक थे। ये भी कहाँ के थे? जर्मनी के ही थे। जर्मन, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। ये कहाँ के शासक थे? शासक बोल रहा हूँ मैं। ये जर्मन के दार्शनिक थे। इनका जो टेन्योर रहा है वो रहा है 1770 से 1831 तक, इनका जीवन काल। तो इनका कहना था, ये आदर्शवादी विचारक थे और इन्होंने विकास के सिद्धांत, थियरी ऑफ डेवलपमेंट, थियरी ऑफ डेवलपमेंट में 3 बातें लिखा कि विकास जो है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है थेसिस, थेसिस, और एक होता है एंटीथेसिस। और एक होता है सिंथेसिस। इन्होंने 3 बातें बोला। थेसिस यानी स्थापना, थेसिस का मतलब क्या हुआ? स्थापना, इस्टेब्लिश करना। और एंटीथेसिस का मतलब क्या हुआ? विरोध करना। और सिंथेसिस का मतलब हुआ दोनों का समन्वयन। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि थेसिस का मतलब होता है कि अगर किसी देश में स्थापना है, जैसे किसी देश में राजतंत्र है, तो वो क्या है? थेसिस है।
अब इसके प्रति विरोध होगा तो उसको कहेंगे एंटीथेसिस, यानी जो राजा है उसके प्रति विरोध होगा। जाहिर सी बात है विरोध हुआ, हम लोग फ्रांस में देखें तो वो कहलाएगा एंटीथेसिस। उसके बाद क्या होगा कि सिंथेसिस होगा, यानी उसके खिलाफ विचार जो होगा उनके खिलाफ होगा और उसके बाद दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलके एक नया विचार उत्पन्न लेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था कि सबसे पहले राजतंत्र था, उसके बाद उसका विरोध हुआ, विरोध होने के बाद वहाँ क्या आ गया, लोकतंत्र आ गया। तो ये 3 स्टेप्स बताए कि इसी 3 स्टेप्स से विकास होता है किसी भी देश का। तो ये कॉन्सेप्ट था हीगल का और इन्हीं हीगल से प्रभावित थे कौन, कार्ल मार्क्स। अब हम लोग कार्ल मार्क्स पे आते हैं कि इनके बारे में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किनसे थे, तो हीगल से थे। हीगल के बारे में ये 3 स्टेप्स आप लोग याद रखिएगा। अब कार्ल मार्क्स जो है वो 18 यहाँ पे हम लोग देख पाए थे कि 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाया, साम्यवादी घोषणा पत्र, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रेडरिक एंगल्स प्लस कार्ल मार्क्स। इन्होंने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र लाया, साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं। इसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसको क्या बोला गया, आधुनिक समाजवाद का जनक, आधुनिक समाजवाद का जनक। 1848 में ही ये कॉन्सेप्ट आ गया था। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, साम्यवाद। साम्यवाद कम्युनिस्ट को बोलते हैं। साम्यवाद जो है वो समाजवाद का ही एक अगला स्टेप है। समाजवाद का मतलब क्या हुआ, उत्पादन के साधन एवं वितरण पे किसका हक होना चाहिए, तो समाज का हक होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है जब इसमें मानव श्रम को भी जोड़ लेंगे तो वो साम्यवादी आएगा, यानी मानव पे भी किसका हक हो, तो वहां के हेड का हक हो। जैसे अभी कम्युनिस्ट देश में चीन आता है, तो ये क्या है, समाजवाद का ही अगला स्टेप है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र लाया गया 1848 में, किनके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब हम लोग आगे इसी में देखे थे कि 1867 में कार्ल मार्क्स ने एक किताब रची, दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी बुक थी, तो कार्ल मार्क्स की बुक थी। इसमें इन्होंने क्या लिखा, बुक, इसकी बुक थी ये, कार्ल मार्क्स की बुक थी। और इसमें इन्होंने बहुत सारा सिद्धांत लिखा। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ये पूरा इसके बुक में है और इसने ऐतिहासिक चरण के बारे में लिखा है। इन्होंने लिखा है द्वंदात्मक नैतिकतावाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ग संघर्ष आएगा, और उसके बाद जब वर्ग संघर्ष होगा उसके बाद जो राजा होगा वो श्रमिक होगा और वो क्या करेगा, वर्ग विहीन समाज बना देगा। यानी कोई प्राइवेट नहीं होगा, बस सरकारी चलेगा, ट्रेन सरकारी चलेगा, रोड सरकारी होगा, कुछ भी आएगा वो सब सरकारी रहेगा, अस्पताल सारा सरकारी, कोई प्राइवेट लोग होंगे ही नहीं, किसी के पास संपत्ति नहीं रहेगी, सारा संपत्ति निजी लोगों के हाथ में, सार्वजनिक लोगों के हाथ यानी सरकार के हाथ में चला जाएगा। कोई अपना संपत्ति नहीं रख पाएगा, चाहे किसी के पास 10 बीघा हो, 50 बीघा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सारा किसके पास चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा और सरकार डिसाइड करेगा कि कौन क्या करेगा, जिसके पास जितनी क्षमता रहेगी उसी के अनुसार काम करेगा, यानी कोई वर्ग नहीं रहेगा। और ऐसा ही कार्ल मार्क्स के जो फॉलोवर थे, उन्होंने जैसे लेनिन, उन्होंने पूरे रूस में यही थॉट अपनाया, अमीर गरीब के बीच कुछ अंतर रखा ही नहीं, सारे अमीर का पैसा ले लिया गया। तो इससे कुछ फायदा तो होगा, वर्ग विहीन समाज बनेगा, लेकिन वो समाज ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो सिद्धांत था वो क्या क्या था। यानी
कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में 3 सिद्धांत हैं। सिद्धांत पहला इन्होंने क्या बोला कि द्वंदात्मक भौतिकतावाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद, यानी कि जो भी वस्तुएं होंगी वो द्वंदात्मक होंगी। जैसे अमीर और गरीब के बीच में बहुत अंतर होता है। अमीर का खाना अलग है, अमीर का रहना अलग है, अमीर का सोचना अलग है, और वही आप श्रमिक लोगों को देख लीजिए तो उनका अलग थॉट प्रोसेस होता है। तो उनके भौतिकतावाद में द्वंदात्मक है, दोनों अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा, यानी अमीर और गरीब एक दिन लड़ेंगे। ये सब कौन बोल रहे हैं, कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि इसी के कारण से इतना जो द्वंदात्मक है भौतिकतावाद, भौतिकवाद, जिसके कारण से दोनों वर्गों में लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। और संघर्ष जब होगा तो बिना खून बहे, बिना हल्का भी खून बहे, क्या हो जाएगा, संघर्ष के बाद श्रमिक लोग राजा बनेंगे, और वो जो समाज हो जाएगा, वो जो राजा बनेगा, वो समाज कैसा बनाएगा, वर्ग विहीन समाज बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप चलेगा। द्वंदात्मक भौतिकवाद के कारण से वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, और वर्ग संघर्ष के बाद एक ऐसा दिन आएगा जब वर्ग विहीन समाज हो जाएगा, कोई ना अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सारा कुछ सरकारी हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी रूस में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इन्होंने 3-4 बातें और बोला कि इनका ऐतिहासिक चरण, इन्होंने कहा, मार्क्स का एक कहना था कि धर्म एक अफीम है। ये सारा बात सही बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये बोले कि धर्म एक अफीम है। अफीम मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नशीला पदार्थ है, यानी आप एक बार अफीम खाइएगा तो उसका लत लग जाएगा। इसी वजह से इन्होंने धर्म को अफीम से जोड़ा, कहा कि आप एक बार धार्मिक काम में हिल गए या धर्म में आ गए, उसके बाद आप उसके आदी हो जाएंगे और आप धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ेंगे। ऐसा इनका कहना था कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक अफीम है। ये किनका कहना था, तो ये कार्ल मार्क्स का कहना था। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने चरण, ऐतिहासिक चरण बताया। ऐतिहासिक चरण, ऐतिहासिक चरण में सबसे पहला जो है इन्होंने रखा आदिम साम्यवादी। आदिम साम्यवादी, इन्होंने देखिए कितनी अच्छे से समझाया है इन्होंने कि आदिम साम्यवादी, साम्यवादी का मतलब हुआ कि कोई वर्गविहीन समाज रहेगा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। तो आदिम समाजवादी, यानी सबसे पहला बार जो आदमी यहाँ आया था पृथ्वी पे, उस समय लोग जो है वो आदिम साम्यवादी युग था। ये कैसा युग था, आदिम साम्यवादी। इस समय जब पृथ्वी पे लोग आए, जंगलों में रहते थे, ना उसमें कोई अमीर था ना कोई गरीब था, मतलब वर्गविहीन था। लेकिन धीरे धीरे क्या आया, दासता का युग आया, यानी अमीर लोग या फिर जो मजबूत लोग हैं वो दूसरे लोगों को अपना दास बनाने लगे। दासता का युग हम लोग देखें। अब दासता के युग के बाद क्या आया, सामंती युग। दासता के युग के बाद क्या आया, सामंती युग। मतलब पहले दास बने, उसके बाद सामंत लोग आने लगे। अब सामंत लोग से भी ऊपर कौन हो गए, पूंजीवादी लोग। पूंजीवादी युग आएगा। हम लोग देखें कैपिटलिज्म आया, और इसके बाद पूंजीवादी लोगों के साथ संघर्ष के बाद क्या आएगा, समाजवादी युग आएगा। समाजवादी युग आएगा। और समाजवादी युग के बाद कौन सा युग आएगा, तो हम बताया अभी आपको कि समाजवाद का ही अगला स्टेप क्या है, साम्यवाद। यानी यहां से साम्यवाद चला और अंत में लास्ट में साम्यवाद पे ही आके रुकेगा। ऐसा थॉट्स उन्होंने अपने एक बुक है दास कैपिटल, उसमें लिखा है कि समाज इस तरह से चला है और यहाँ पे आके रुकेगा। अब हम लोग देख पाएंगे अगला क्लास में कि समाजवाद के समर्थन में कौन कौन से लोग उतरे, समाजवाद क्या सही था, समाजवाद में अगर इतना बात बोले कार्ल मार्क्स तो इसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया, या ये भी यूटोपियन थे, क्योंकि ये व्यवहारवादी में थे। जाहिर सी बात है कि इनका बात फॉलो होगा, तो फॉलो करने वाले कौन थे। और इसमें हम लोग देखेंगे रूसी क्रांति के बारे में कि रूस में कैसे कैसे क्रांति हुआ, और इनके ही फॉलोवर थे जिनका नाम था लेनिन। तो लेनिन क्या कर पाते हैं वहाँ, क्या कार्ल मार्क्स के हर एक बात सही होता है या नहीं होता है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे रूसी क्रांति के साथ।